हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सुमित आप सबका स्वागत करता हूं ईजी एकेडमी पे। ईजी एकेडमी पे हम एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि नाइन्थ के बच्चों के लिए। इस सेशन में इस लेक्चर सीरीज में हम नाइन्थ का फिजिक्स का पूरा कोर्स कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है मोशन से। उसके बाद हम कवर करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ ग्रेविटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब हम पूरा का पूरा फिजिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और साथ साथ हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग ईजी एकेडमी। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास टॉपिक है मोशन। तो मोशन को समझने के लिए हम अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सराउंडिंग्स में हम देखते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें मोशन में हमें दिखाई देती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें रेस्ट में दिखाई देती हैं। जैसे रेस्ट में हम देखते हैं बिल्डिंग्स, ट्रीज़, माउंटेन्स, टावर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि ये सारी की सारी रेस्ट में रहती हैं। और जैसे आप देखते हैं मोशन में कि बहुत सारी व्हीकल्स हैं जो रोड पे दौड़ रही हैं, और बर्ड्स फ्लाई करती हैं, इवन ब्लड्स जो है वो फ्लो करता है हमारे वेन्स में, आर्टरीज में, वो सब मोशन में है। प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। बट एक्चुअल में क्या है कि मोशन जो एक टर्म है, थोड़ा सा ट्रिकी टर्म है कि मोशन और रेस्ट ये एक रिलेटिव टर्म है। इस रिलेटिव टर्म को समझने के लिए जैसे कि हो सकता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि वो मोशन में है, लेकिन हो सकता है वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम पे लेके चलता हूँ। जैसे सपोज़ आप यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि सपोज़ हम यहाँ अर्थ पे हैं, ये हमारा अर्थ, ठीक है। इस अर्थ पे है और यहाँ पे कोई खड़ा है सपोज़, ठीक है। और एक और यहाँ पे ये दो लोग खड़े हैं, सपोज़ ये ए है, ये बी है। अभी इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है। ए और बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। ए बोलेगा कि बी रेस्ट में है, बी बोलेगा कि ए रेस्ट में है। बट सपोज हमारे पास इधर कोई मून पे है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर यहाँ मून पे खड़ा है। तो ये मून से जो ऑब्जर्व कर रहा है ये यहाँ पे मोशन में है, ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। और साथ में यहाँ पे सपोज एज्यूम कर लो कि इधर कहीं सन है, हमारा सन है, और ये अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो जब ये मून पे जो ऑब्जर्वर यहाँ पे जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ पे, तो वो देखेगा कि अर्थ मोशन में है। तो इसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं जो ऑब्जर्वर मून पे है, इसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि अर्थ मोशन में है। या फिर किसी अदर प्लैनेट्स पे हैं, आप सपोज मार्स पे हैं या किसी सैटेलाइट से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ें, तो आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो मोशन में है। बट आप अर्थ पे ही बैठ के, अर्थ पे ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके रेस्पेक्ट में उसका मोशन हो सकता है रेस्ट में हो या मोशन में हो। बट जब आप मून से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अर्थ भी मोशन में है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है, और किसी और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो क्या हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे एक एज्यूम कर लो कि ये एक ट्रक है, एज्यूम कर लो कि ये एक ट्रक है, ठीक है। इट इज़ गोइंग दिस वे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स होंगे, सपोज यहाँ पे कोई बिल्डिंग ले लिया आपने, ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग ले लिया, और यहाँ पे एक बहुत सारे लोग यहाँ पे इस ट्रक में बैठे हैं। तो इनके लिए ये बिल्डिंग क्या होगा, जैसे ही ये आपका ट्रक जो है टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, तो इनके रेस्पेक्ट में ये इनको लगेगा कि ये बिल्डिंग जो है पीछे की तरफ जा रही है। बट यहीं पे कोई दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ सपोज ग्राउंड पे है, तो इसके लिए ये बिल्डिंग रेस्ट में होगा, और इसके लिए आप सब मोशन में होंगे, ठीक है। बट आप ट्रक के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ट्रक के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आपके रेस्पेक्ट में ये बिल्डिंग पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा।
ऐसा आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा जब आप किसी गाड़ी में, किसी कार में मूव कर रहे होंगे। या फिर आप देख सकते हैं कि ये सपोज इनका नाम ए बी सी मैंने ले लिया, तो ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन क्या हो रहा है, बी रेस्ट में है। ए देखेगा कि सी भी रेस्ट में है। सी के रेस्पेक्ट में यदि आप बी का मोशन ऑब्जर्व करें, सी के रेस्पेक्ट में ए का मोशन ऑब्जर्व करें, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। बट यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जर्वर डी है जो देख रहा है कि ए बी सी तीनों मोशन में है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो मोशन और रेस्ट है वो एक रिलेटिव टर्म है। चलिए अब बात करते हैं मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हैं जो मैंने आपको अभी समझाई, कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये एक ऑब्जर्वर ए है, एक ऑब्जर्वर बी है, एक यहाँ पे कार है, ये बी इस तरीके से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये ट्री पीछे की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा, इसके लिए ये बिल्डिंग पीछे की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा, इसके लिए ये जो यहाँ पे जो एक पर्सन ए जो यहाँ पे स्टैंडिंग है, तो इसको ये पीछे की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, राइट की तरफ। तो इससे बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो लेफ़्ट की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। बट ए के लिए बी मोशन में है किस तरफ, इस डायरेक्शन में, और बी के लिए ए मोशन में है किधर, लेफ़्ट की तरफ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, ये रिलेटिव टर्म्स है। मतलब आप जब भी मोशन और रेस्ट की जब बात करेंगे तो वो डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जर्वर पे। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर। ये चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मोशन होता है, जो कि आप अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जैसे यदि मोशन आपका किसी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, जैसे ये एक स्ट्रेट रोड है, तो इस पर ये कार मूव कर रहा है, इस पर ये बॉय इस पर रन कर रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। सम मूव ऑन सर्कुलर पाथ, कुछ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो उस मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। सम में रोटेट और अदर में वाइब्रेट्स। तो रोटेटरी मोशन कैसा होता है, जैसा हमारा फैन का जो ब्लेड है वो जैसा रोटेट करता है, तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशन। और वाइब्रेशन आप कैसा देखते हैं, जैसे आप स्ट्रिंग, जो आपके गिटार का स्ट्रिंग है उसमें जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है, वो एक वाइब्रेटरी मोशन होता है। अब बात करते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने की। तो हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं मोशन को। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स, जो फिगर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टावर है, एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, और ये मैंने डायरेक्शंस यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। अप की तरफ नॉर्थ है, डाउन साउथ है, राइट की तरफ ईस्ट, और लेफ़्ट की तरफ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शंस मैंने आपको दिखाए हुए हैं। तो अब जैसे आपको इनके लोकेशंस के बारे में बताना है, ऑब्जेक्ट के लोकेशंस के बारे में बताना है। यदि मैं इस स्कूल के लोकेशन की बात करूं तो आप कह सकते हो कि स्कूल जो है वो टावर के ईस्ट में है। बट अगर इस स्कूल को मैं इस हॉस्पिटल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये हॉस्पिटल के वेस्ट में है। आप ये देख सकते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट कितना ज़रूरी है। और अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट टावर को ले लिया तो स्कूल और हॉस्पिटल दोनों ही टावर के रेस्पेक्ट में कहाँ पे हैं, ईस्ट में है, ईस्ट की तरफ है। आप देख सकते हैं अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट हॉस्पिटल को ले लिया तो स्कूल हॉस्पिटल से वेस्ट में है और टावर भी हॉस्पिटल से वेस्ट में है, आप देख सकते हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट जो है, अगर मैंने किसी एक पॉइंट को रेफरेंस ले लिया, सपोज मैंने इस स्कूल को ही रेफरेंस मान लिया, इस पॉइंट को, तो बाकी सारे लोकेशंस जो है हम इसके रेस्पेक्ट में ही मेजर करेंगे। जैसे हॉस्पिटल का लोकेशन जो होगा वो स्कूल के रेस्पेक्ट में ईस्ट में होगा और टावर का लोकेशन स्कूल के रेस्पेक्ट में वेस्ट में होगा। तो जहाँ भी हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन। और बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस हम उस ऑरिजिन से ही करते हैं। ठीक है, लोकेशंस किसी भी ऑब्जेक्ट का बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोशन में जब भी होता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसके लोकेशन में चेंज आता है, ये हम जानते हैं। जब भी तो मोशन को हम ऐसे डिस्क्राइब भी करते हैं कि मोशन इज़ अ चेंज इन पोजीशन और चेंज इन लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि मोशन इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और चेंज इन लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मोशन सपोज, ठीक है,
ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ से मोशन स्टार्ट करते 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 सपोज वो यहाँ पे उसके रास्ते में अपने घर से निकला, यहाँ पे घर है, आपको मैंने इस डायग्राम पे आप देख थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस सिचुएशन पे गौर कीजिए। यहाँ पे मैंने एक हाउस बनाया, यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे म्यूजियम है, यहाँ पे कॉलेज है। हाउस को मैंने ओरिजिन लिया हुआ है, ओ मैंने यहाँ पे नोटेशन ओ लिखा है, यहाँ पे ए बी सी, और ये डिस्टेंसेस है यहाँ पे किलोमीटर्स में। जैसे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में स्कूल कितने डिस्टेंस पे है, 15 किलोमीटर पे है। म्यूजियम कितने डिस्टेंस पे है, 35 किलोमीटर पे है। कॉलेज कितने डिस्टेंस पे है, 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो ये पूरा 0, 5, 10, 15, 20, 25 ये क्या है, किलोमीटर्स में ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो डिस्टेंसेस हैं ये किस में है, किलोमीटर्स में। और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है, सपोज एक कार यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है हाउस से, ओरिजिन से, और ये म्यूजियम पे जाके रुकता है, यहाँ पे आके रुकता है सपोज यहाँ पे। तो आप क्या कह सकते हो कि इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है। सपोज यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 था और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे या 15 सेकेंड पे सपोज ये कार यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, म्यूजियम पे पहुँच गया। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, पहले 0 पे था अब वो 35 पे आ गया, मतलब इसने 35 किलोमीटर्स ट्रैवल कर। ये टाइम थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है कि 15 सेकेंड में 35 किलोमीटर्स, तो ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड हो गया कार का, इतना हो नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू t1 ले लेता हूँ सपोज, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू t1 कुछ भी हो सकता है। सपोज t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे वो हाउस में था, इस वाले लोकेशन पे था, और t इज इक्वल टू t1 पे इस वाले लोकेशन पे आ गया। मतलब इस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। उसके बाद फिर वापस म्यूजियम से ये वापस कहाँ पे आया और स्कूल पे आ गया, यहाँ पे जहाँ पे स्कूल था, और t इज इक्वल टू t2 पे वो कहाँ पे है, स्कूल पे है। तो जैसे जैसे टाइम में चेंज आ रहा है आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन भी चेंज हो रहा है, कभी यहाँ था O पे, कभी B पे, कभी A पे। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक है। तो मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं थोड़ा डिस्टेंस की, कि जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो कुछ डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है, कुछ डिस्टेंसेस कवर करता है। तो कुछ टर्म्स हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है तो जितना वो टोटल लेंथ कवर करता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो कार है, ये कार ए ओरिजिन से ओ से चला कहाँ तक, म्यूजियम तक, और फिर म्यूजियम से वापस कितना आया, स्कूल। मतलब यहाँ से टोटल वो कितना गया, 35 किलोमीटर। इस डायरेक्शन में कितना किलोमीटर गया, 35 किलोमीटर्स, ठीक है। और वापस फिर इस डायरेक्शन में कितना आया, 35 से 50, मतलब 5 5 5 5, मतलब 20 किलोमीटर वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जब भी आप डिस्टेंस को जब भी आपने कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, टोटल पाथ लेंथ निकालेंगे। टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ, टोटल लेंथ कितना उसने कवर किया, 35 प्लस 20, तो 35 प्लस 20 किलोमीटर। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 55 किलोमीटर। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसका क्या है, डिस्टेंस हुआ। और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, जो मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 55 किलोमीटर। हमें उसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में मूव किया, कहाँ पे गया, ये हमें बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। और डिस्टेंस को हम मेजर किस में करते हैं, उस मेजर करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर्स में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में भी मेजर करते हैं। बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस को हम लाइट ईयर्स में भी मेजर करते हैं। बट जो एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस का, स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड, एसआई यूनिट जो होता है इंटरनेशनली, जो आपका ग्लोबली जो स्टैंडर्ड है, जो हर जगह वैलिड है, उसे हम कहते हैं एसआई यूनिट। तो ये एसआई यूनिट जो है वो डिस्टेंस का क्या है, वो मीटर है। तो जब भी डिस्टेंस के एसआई यूनिट की बात की जाएगी तो वो क्या होगा, मीटर होगा। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, ये आप ध्यान रखना। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कितना पाथ कवर हुआ यहाँ पे, 35 इस डायरेक्शन में, और जब वापस आया तो 20 किलोमीटर। तो 35 प्लस 20 टोटल पाथ कितना कवर किया, 55 किलोमीटर। तो ये इसका डिस्टेंस हुआ।
और डिस्टेंस क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें एक डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एसआई यूनिट मतलब इस डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, जो कि इसका एसआई यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जब भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, उसका लोकेशन चेंज होता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि उसका फाइनल पोजीशन क्या है। एक इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल, बच्चों ध्यान रखना क्या बात कही जा रही है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब डिस्टेंस के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में हम बात करेंगे कि यहाँ से कार स्टार्ट किया अपना मोशन t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन था। ये कौन सा पोजीशन था? इनिशियल पोजीशन था। तो ये इनिशियल पोजीशन था, उसके बाद वो कहाँ गया? म्यूजियम पे, मतलब 35 किलोमीटर इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया और फिर वापस 20 किलोमीटर इस डायरेक्शन में आया और यहाँ पे आके रुक गया, स्कूल पे आके रुक गया। तो ये इसका क्या है? ये इसका फाइनल पोजीशन है। जहाँ स्कूल जो है ये इसका क्या है? फाइनल पोजीशन है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम इनिशियल और फाइनल के बीच में करेंगे। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में इसका पोजीशन क्या है? इनिशियल पे इसका पोजीशन 0 पे था और फाइनल पे इसका पोजीशन कितने पे है? 15 पे है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन 15, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बच्चों 15 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब भी लेते हैं हम कहाँ से कहाँ लेते हैं? इनिशियल टू फाइनल लेते हैं। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किस डायरेक्शन में होगा? टुवर्ड्स राइट हुआ, टुवर्ड्स राइट हुआ। और कितने से हुआ? 15 किलोमीटर से हुआ। 15 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट, आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसा गिवन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो टुवर्ड्स ईस्ट हुआ है, 15 किलोमीटर्स ड्यू ईस्ट, आप ऐसे कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपका क्या डिफरेंस है वो पता चल गया होगा कि डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकता है? डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ लेंथ है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है। हमेशा ध्यान रखना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। जैसे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। हमारे पास फिगर 1 में देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है। ठीक है, ए से बी गया, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बी से सी गया, 4 मीटर पाथ लेंथ कवर किया। तो इसमें डिस्टेंस कितना होगा? फिगर 1 के केस में डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ? 3 मीटर प्लस 4 मीटर, मतलब 3 + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 मीटर। और इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? अभी मैंने बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये कौन सा पोजीशन है? ये इनिशियल पोजीशन है। और सी कौन सा पोजीशन है? फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होगा। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेट लाइन ए और सी को मिलाने वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला। तो ये वाला जो लेंथ होगा ये डिस्प्लेसमेंट देगा। अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कैसे फाइंड करेंगे? ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, और ये क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो गया? ये यदि यह बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया? ये हाइपोटेनस हो गया। तो आप AC कैसे निकालेंगे? ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो जाएगा? AC। और AC आप कैसे निकालेंगे? AC इज इक्वल टू रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका? रूट अंडर 25, और जब आप इसका रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 मीटर। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे, फिगर 2। फिगर 2 में आप देखिए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और वो कितने क्वार्टर कवर करता है? ये 1 क्वार्टर हुआ, ये 2nd क्वार्टर हुआ, ये 3rd क्वार्टर हुआ। टोटल उसने 3rd क्वार्टर कवर किया और बी पे पहुंचा। ए से मूव करता हुआ ये बी पे पहुंचे। इसको मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, आप ध्यान से इस फिगर को देखें। मैं यहाँ पे इसे फिर से ड्रॉ करता हूँ।
सपोज ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये सर्कल कुछ ऐसा, ये है ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे पहुँचा, इस सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ बी पे पहुँचा, ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस गिवन है हमें, कितना गिवन है, 2 मीटर। मतलब ये जो रेडियस है ये कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर। तो ये रेडियस 2 मीटर गिवन है। अब हमें बताना है कि इसने इस केस में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ लेंथ का जो जितना कवर उसने किया टोटल पाथ, उसका लेंथ हमें फाइंड करना है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना पाथ कवर किया, तो ये सरकमफेरेंस जो है सर्कल का, वो टोटल सरकमफेरेंस या टोटल इसका पेरीमीटर वो कितना हो जाता है, पाई आर, ये आपको पता होगा, 2 पाई आर। ये पूरा का पूरा सर्कल यदि ए से स्टार्ट करके ए पे आता तो ये पूरा का पूरा 2 पाई आर होता, बट इसने कितना कवर किया, ये हो गया पाई आर अपॉन 4, ये हो गया पाई आर अपॉन 4 और ये हो गया पाई आर अपॉन 4, सॉरी 2 पाई आर अपॉन 4। 2 पाई आर क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है ए से ए पे पहुंचने का, मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल का डिस्टेंस। लेकिन हमें फाइंड करना है ए से बी तक, तो ए से बी तक कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 4, कितना हो गया, ये इस क्वार्टर का लेंथ हो गया 2 पाई आर अपॉन 4, ये एक क्वार्टर है। इसके बाद सेकेंड क्वार्टर, तो एक ये भी 2 पाई आर बाई 4, और इसके बाद थर्ड क्वार्टर ये भी 2 पाई आर बाई 4, तो कितना हो गया 3 इंटू 2 पाई आर अपॉन 4। तो ये हो गया इसका टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जब भी आप फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4 2 पाई आर, और यहाँ पे 2 की वैल्यू रख लो, 3/4 2 पाई इंटू 2। तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 पाई, किसमें, मीटर में। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब हमें बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ए से बी के बीच में जाने में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ए से बी की जाने में इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, तो हम बात करेंगे फिर से किसकी, इनिशियल पोजीशन की और फाइनल पोजीशन की। तो इसको मिटा देते हैं, अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारा बी जो है कौन सा पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। फाइनल को मैंने एफ से डिनोट किया, इनिशियल को आई से डिनोट किया। तो आई और एफ, इनिशियल से फाइनल के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा बच्चों, ये वाला डिस्टेंस होगा। तो इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो ये वाला डिस्टेंस भी 2 है, ये वाला डिस्टेंस भी 2 है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो फिर से आप ये वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड कर लेंगे, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √2² प्लस 2², दैट इज 4 + 4 √8। इसको आप लिख सकते हैं 2√2 मीटर। तो इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं 2√2 मीटर है, और डिस्टेंस हमने कितना फाइंड किया था, यहां पे हमने डिस्टेंस कितना फाइंड किया था, डिस्टेंस हमने फाइंड किया था 3/4 2 पाई आर। तो इस फॉर्मूले से हमने कितना फाइंड किया था, इंटू 2 इंटू पाई, और रेडियस की वैल्यू कितनी थी 2। तो ये 2 और 2 4 को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब 3 पाई मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कौन सा हुआ, डिस्टेंस ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जितना इसने कवर किया, ये पूरा लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल से फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल, ये एग्जांपल समझ आया होगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब चलते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी ज़ीरो। कैसे जीरो हो सकता है, जब आप इनिशियल पॉइंट से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं, मतलब आपका जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जा रहा है, तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इस फिगर में दिखाया है, आप देख सकते हैं कि हमने एक स्टोन को, एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया।
तो हम सबको पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो वापस लौट कर नीचे आता है। तो हमने जहाँ से फेंका वो वापस वहीं पे आ गया, तो इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ बच्चों, ये जितना सपोज इसने ये 10 मीटर हाइट ऊपर गया, 10 मीटर हाइट ऊपर गया और फिर वो 10 मीटर नीचे भी आया, तो इस केस में इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर अप और 10 मीटर डाउन, मतलब टोटल डिस्टेंस इसका हो गया 20 मीटर। बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इस केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट या इनिशियल लोकेशन या फाइनल लोकेशन यहाँ पे सेम है, इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन यहाँ पे सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ पाथ लेंथ कवर करेगा और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसा कि एक एग्जांपल और लिया है मैंने यहाँ पे सर्कुलर पाथ का, तो इस सर्कुलर पाथ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मोशन ए से स्टार्ट कर रहा है और ये मूव करता हुआ फिर वापस कहाँ पे आ जाता है, ए पे ही आ जाता है। तो जब ए पे ही आ जाता है तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिर से सेम हो गया। तो जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो इनिशियल और फाइनल के बीच का तो कोई शॉर्टेस्ट लेंथ बनता ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फिर से जीरो हो गया। तो यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस सर्कल के पूरे सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 2 पाई आर, जो कि आर इसका रेडियस गिवन है। और यहाँ पे सपोज इसकी हाइट यहाँ पे हम ले लेते हैं h, ये कितना h हाइट ऊपर गया, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट तो फिर से जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, h प्लस h 2h हो जाएगा, h हाइट अप h हाइट डाउन, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2h। डिस्प्लेसमेंट जीरो बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम एंड देयर इज नो एनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, वही केस यहाँ पे भी है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हम अभी तक जितना भी जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, उसी के बेसिस पे ये जो हमारा डिफरेंस है वो यहाँ पे है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ लेंथ जो कि हम कवर करते हैं वो डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल या फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होता है, मतलब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस इट कैन बी जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो डिस्टेंस जीरो कब होगा, हमेशा उसी केस में जीरो होगा जब उसके पोजीशन में या उसके लोकेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जीरो इन वन केस ओनली, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस का वर्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में उसका डिस्टेंस जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन नेवर बी जीरो, मतलब डिस्टेंस यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जीरो कभी नहीं होगा। जीरो सिर्फ एक केस में हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उस केस में सिर्फ डिस्टेंस जीरो हो सकता है। और इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो टू, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे रेफरेंस पॉइंट पे। अगर रेफरेंस पॉइंट हमने सपोज एक ऑरिजिन ले लिया और उस सपोज हमने एक पॉइंट ऑरिजिन ले लिया, इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है। तो जीरो कैसे हो सकता है, थोड़ा आप इसको डिटेल में देखिए। सपोज ये एक नंबर लाइन है और ये हमने ऑरिजिन डिसाइड किया, तो इसके राइट साइड में हम जो भी डायरेक्शन लेते हैं, राइट साइड में जो भी मेजरमेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट साइड में जो मेजरमेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का, सपोज यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना और वो इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है।
अब बात करते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। A student has to go 500 meter due north, 400 meter due east and 200 meter due south to reach his field. What distance he has to walk to reach the field and what is the displacement from his house to the field? चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है 500 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ, ये डायरेक्शन साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, 500 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो सपोज ये इधर से 500 मीटर गया इस डायरेक्शन में, ये 500 मीटर गया ड्यू नॉर्थ। ठीक है, फिर कहता है 400 मीटर ड्यू ईस्ट, तो 400 मीटर ईस्ट की तरफ गया इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका 400 मीटर ईस्ट। फिर कहता है 200 मीटर ड्यू साउथ, मतलब अब वापस इस तरफ आएगा साउथ के डायरेक्शन में। कितना डिस्टेंस कवर किया? 200 मीटर। ठीक है, तो कहता है टू रीच हिज फील्ड, तो यहाँ पे इसका कोई फील्ड है, यहाँ पे ये पहुँच जाता है। ठीक है, तो बताना है व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। 500 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, 400 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में एंड 200 मीटर साउथ डायरेक्शन में। तो टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस हमेशा याद रखना, हमें क्या करना है, डिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करना है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड हमें फाइंड करना है। तो टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया इसने? 500 प्लस 400 प्लस 200। तो डिस्टेंस जो हो गया वो इसने कितना कवर किया? 500 प्लस 400 प्लस 200, तो ये कितना हो गया? 1100 मीटर। 549 टू 1100 मीटर अगर ये वॉक करेगा तो ये कहाँ पहुँच गया? अपने फील्ड पे पहुँच गया। अब कहता है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। यहाँ पे इसका हाउस था, ये क्या था? हाउस, और ये क्या है? फील्ड। ठीक है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ये इनिशियल पोजीशन है, और ये फील्ड क्या है इसका? ये फाइनल है, ये फाइनल पोजीशन है। और हाउस इनिशियल है। इनिशियल पोजीशन इसलिए है क्योंकि इसने अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया? हाउस से स्टार्ट किया, और एंड कहाँ पे किया? फील्ड पे किया। तो जहाँ पे एंड किया वो फाइनल पॉइंट हो गया, जहाँ पे स्टार्ट किया वो इनिशियल पॉइंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डेफिनेशन से हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। तो ये वाला लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। ठीक है, और ये 200 मीटर है, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो गया? ये 200 मीटर हो गया। तो ये लेंथ कितना बचा? 500। ये टोटल 500 था, ये टोटल 500 था। तो 500 से 200 निकल गया, तो ये कितना बच गया? 300 मीटर बच गया। अब फिर से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया यहाँ पे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये एक हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, ये कितना हो गया? 300 स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 9 1 2 3 4 जीरोज़ हो जाएंगे यहाँ पे, और ये 16, इस पर भी 4 जीरोज़। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 4 जीरोज़, और इसको रूट से जब आप बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन है किसका? 500 इंटू 500 का। आप देख सकते हैं जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 500 तो आपको ये मिल जाएगा। तो रूट से बाहर आ जाएगा 500 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना आ गया? आप देख सकते हैं 500 मीटर। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन था।
बस आपको ये समझना है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है और उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। और जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको टोटल पाथ लेंथ कवर देखना है, ये कितना टोटल इसने कवर किया, यहाँ से चला, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर साउथ डायरेक्शन में गया, तो ये पूरा का पूरा पाथ लेंथ कवर करेंगे तो वो डिस्टेंस निकलेगा। और जब भी हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेशन आपने एंजॉय किया होगा। और हम अगले सेशन में बात करेंगे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।